अभिनंदन, आभार, आदर, नमस्कार। मैं कुंदन कुमार सिंह महामना एजुकेशन हब के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से जीके टेस्ट सीरीज का ये 14th नंबर है, जिसमें जनरल नॉलेज, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल साइंस के खास करके क्वेश्चंस हैं। आप सभी स्टूडेंट्स से गुजारिश है कि कृपया करके इस वीडियो को पूरा देखने सुनने का प्रयास कीजिए और देखने सुनने के बाद में मैक्सिमम लोगों तक शेयर भी कीजिएगा। ये बेस्ट 50 क्वेश्चंस का सेट है, जिसमें मैं सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ूंगा, उसके बाद 4 ऑप्शंस पढ़ूंगा, उसके ठीक 3 सेकंड बाद आपको आंसर भी बताता चलूंगा। तो इस तरीके से मेरे साथ ही साथ आप अपना भी टेस्ट ले चल सकते हैं। अगर आप इसमें अच्छे मार्क्स प्राप्त करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंस जो है काफी ज्यादा बढ़ाएगा और वो आपको एक पॉजिटिव डायरेक्शन देगा आपके एग्जामिनेशन को क्रैक करने में। बीएचयू बीए आर्ट्स सोशल साइंस, इसके साथ ही साथ बैचलर ऑफ वोकेशन प्रोग्राम, बीए एलएलबी या 3 ईयर एलएलबी के साथ साथ बीएड ह्यूमैनिटीज के सभी स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत ही ज्ञानवर्धक है। उसके साथ ही साथ पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रेंस टेस्ट के लिए बहुत सारे कोर्सेज के लिए लाभदायक सिद्ध होगा, इसलिए जरूर देखिए। और सिर्फ बीएचयू के ही नहीं बल्कि सीएचएस, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया, दिल्ली यूनिवर्सिटी, जेएनयू, इफ्लू द इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी के साथ साथ कई सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और स्टेट यूनिवर्सिटीज के एस्पिरेंट्स के लिए ये बहुत ही रामबाण साबित होगा। चलिए शुरू करते हैं, ज्यादा समय नहीं लेते हुए। अगर इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 1 क्लॉज 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 1950, इंडिया दैट इज डैश शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 क्लॉज 1 के अनुसार इंडिया दैट इज डैश, इंडिया उसके बाद में क्या है जिसको हम यूनियन ऑफ स्टेट्स कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। इसके ऑप्शंस हैं हिंदुस्तान, भारत, रिपब्लिक ऑफ इंडिया या फिर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ इंडिया। इसका सही उत्तर क्या होगा आपको बताना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए इसका आंसर बताइए। मुझे लगता है कि आपने जरूर गेस कर लिया होगा। अब मैं आपको इसका आंसर बताता हूं। तो पहले क्वेश्चन का आंसर होगा आपका भारत। इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट, ये सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। When was Article 21A right to education inserted in the Part 3 of Indian Constitution? भारतीय संविधान में आर्टिकल नंबर 21A, जिसको कि राइट ऑफ एजुकेशन के नाम से भी जानते हैं, राइट टू एजुकेशन के नाम से, ये कब इंसर्ट किया गया था? 2000 में, 2002 में, 2003 में या फिर 2005 में? इसका सही उत्तर क्या होगा कृपया करके हमें बताइए, गेस कीजिए जल्दी से। 3 सेकेंड खत्म हुआ और आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 2002। साल 2002 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 21A को इंसर्ट किया गया था, जो राइट टू एजुकेशन की अनुमति देता है और 6 से 14 वर्ष के जितने भी विद्यार्थी हैं, बच्चे हैं इनफैक्ट, उनको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देने का प्रावधान है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार। ये ड्यूटी है गवर्नमेंट की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 की हाउ मेनी मेंबर्स डज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेट टू द राज्यसभा? राज्यसभा के टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स आर 250। उन 250 मेंबर्स में से कितने मेंबर्स को प्रेसिडेंट अपने हिसाब से नॉमिनेट करता है, जो डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स में माहिर होते हैं, निपुण होते हैं, विद्वान होते हैं? इसके ऑप्शंस हैं 10, 5, 12 और 15, 10, 5, 12 एंड 15। हाउ मेनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट टू द राज्यसभा? सो द आंसर इज 12। 12 सदस्यों को मनोनीत करता है राष्ट्रपति राज्यसभा के मेंबर में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। हु वाज द फर्स्ट लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन लोकसभा? लीडर ऑफ ऑपोजिशन कौन था लोकसभा में पहली बार स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की बात करें? जगजीवन राम, वाईबी चौहान, राम सुहाग सिंह या फिर शरद पवार? कौन सा आंसर आपको लगता है कि सही होगा? इन चारों में से आप गेस कर सकते हैं। मैं आपको तुरंत अपना आंसर बता रहा हूं। ऑलराइट, सो द आंसर हियर इज Ram Suhag Singh. Ram Suhag Singh was the leader of opposition of Lok Sabha, the first leader of opposition. और राम सुहाग सिंह बक्सर कॉन्स्टिट्यूएंसी से आते हैं, बिहार के बक्सर से। क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। The procedure of amendment to the Indian Constitution has been borrowed from which country? भारतीय संविधान को संशोधित करने का प्रावधान ये किस देश के संविधान से बोरो किया गया है? फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन, वाइमर यानी कि जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन,
कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका कहां से लिया गया है, कृपया करके आप गेस कीजिए, हम आपको आंसर बताते हैं। तो 3 सेकेंड ओवर, और आपका सही उत्तर होगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के संविधान से हमने अपने संविधान को संशोधित यानी कि अमेंड करने का जो प्रावधान है वहां से बोरो किया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। ये कह रहा है कि हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर देयर इन इंडियन 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान के 8वें शेड्यूल में कितनी भाषाएं हैं? 17, 18, 22 या 21? 17, 18, 22 और 21? इसका सही उत्तर क्या होगा, कृपया करके गेस कीजिए, मैं आपको बताता हूं इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर होगा नंबर ऑफ लैंग्वेजेस इज 22, और ये आर्टिकल 351 में आता है, आर्टिकल 351। अगर मान लिया जाए किसी क्वेश्चन में पूछा जाए कि कौन से आर्टिकल के तहत हमारा भारतीय संविधान का 8th शेड्यूल 22 भाषाओं को हमें बताता है, तो ये है आर्टिकल नंबर 351, 351। ऑलराइट, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहा है कि द प्रोविजन ऑफ फ्री लीगल एड टू एन अक्यूज्ड comes under which of the following? Options are fundamental duties, directive principle of state policy, moral rights और discretion of state। मतलब ये पूछा गया है कि भारतीय संविधान के अनुसार ये अधिकार है किसी व्यक्ति को, कोई मान लीजिए अक्यूज्ड पर्सन है और वो सक्षम नहीं है कि अपना वकील खुद से हायर करे, तो गवर्नमेंट उसको एक वकील देगी उसको लीगल एड के लिए। ऑलराइट, तो ये किसके तहत हमें ये अधिकार मिलता है? फंडामेंटल ड्यूटीज में, या फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में, मोरल राइट है हमारा, या फिर डिस्क्रिप्शन ऑफ स्टेट है? ये क्या है? तो ये इसका सही उत्तर क्या होगा, आप जल्दी से गेस कीजिए, मैं आपको उत्तर बताता हूं। ये आएगा आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंतर्गत, जो हमें फ्री लीगल एड देगा या हमारी सरकार देगी अगर कोई व्यक्ति अपना खुद का वकील हायर करने में सक्षम नहीं होता है तो। और ये आर्टिकल 39A कहता है, पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर इसे नोट करके रख लीजिएगा। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन को ठीक ठाक तरीके से पढ़ने के लिए मैं समझता हूं कि 5-10 दिन में अगर 2 बार 3 बार रिवाइज हो जाए तो बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं, और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए इजिली आप इसको प्रिपेयर कर सकते हो। 2-3 बार रिवीजन से आपका काम हो जाएगा बहुत आराम से। अगला क्वेश्चन है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर्स ऑफ इंडियन यूनियन टेरिटरी आर अपॉइंटेड बाय प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ और स्पीकर ऑफ लोकसभा। जो केंद्र शासित प्रदेश में लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं उनको अपॉइंट कौन करता है, यही आपका प्रश्न है। और भारत में अभी फिलहाल 9 यूनियन टेरिटरी है, पहले 7 थी, लेकिन अब कश्मीर और लेह लद्दाख जो हो गया है, ये 9 यूनियन टेरिटरी है और 28 स्टेट हैं। अभी पहले 29 स्टेट थे, लेकिन जम्मू कश्मीर को से स्टेट का दर्जा छीन लिया गया है और उसको 2 यूनियन टेरिटरी बना दी गई है। तो 28 स्टेट्स आर देयर एंड 9 यूनियन टेरिटरी आर देयर। हम आते हैं क्वेश्चन पर कि लेफ्टिनेंट गवर्नर को कौन अपॉइंट करता है, तो इनको करता है आपका प्रेसिडेंट, जो कि अभी वर्तमान में श्री रामनाथ कोविंद जी हैं। इससे पहले वो बिहार के गवर्नर थे। ऑलराइट, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। हाँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। In case of death of both president and vice president, who takes the charge of president of India? मतलब अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की मृत्यु हो जाए या किसी कारणवश उनका सीट वैकेंट हो जाए दोनों का, तो फिर प्रेसिडेंट के रूप में इन सभी में से कौन काम करता है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, स्पीकर ऑफ लोकसभा, या फिर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? इसका सही उत्तर क्या होगा? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट भी। तो अगर प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों नहीं रहे तो उस स्थिति में सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एज अ प्रेसिडेंट टेक ऑन करता है, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इसका आंसर होना चाहिए। और पहली बार एम हिदायतुल्लाह, हु वाज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, टेक्स द पोजीशन ऑफ प्रेसिडेंट जब उस समय भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु हो गई थी और वीवी गिरी ने जो कि वाइस प्रेसिडेंट थे उन्होंने अपने पद से रिजाइन कर दिया था। ऑलराइट, तो तब एम हिदायतुल्लाह ने अपना राष्ट्रपति का पद संभाला था। अगर मेरी स्पीड स्लो है तो इसे यूट्यूब के थ्रू आप तेज भी कर सकते हैं, वो प्रावधान है, लेकिन मैं ठीक ठाक नॉर्मल स्पीड से बोलता हूं। क्वेश्चन नंबर 10 says कि who was the constitutional advisor to the Constituent Assembly in framing of Indian Constitution? भारतीय संविधान बनाने के समय में
कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कौन थे? इसका ऑप्शन है BN राव, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पंडित नेहरू या फिर BR अम्बेडकर। इसका सही उत्तर क्या होगा आपने हमें बताना है, गेस कीजिए। तो इसका सही उत्तर होगा आपका सर BN राव। सर BN राव जो एक बहुत ही रिनाउंड एडवोकेट थे, बैरिस्टर थे, उन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर रखा गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इन भारतीय संविधान का। तो BN राव इज द करेक्ट आंसर। और BN राव आपको बता देता हूं कि बाद में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस द हेग में उन्हें अपॉइंट भी किया गया था एज जज। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आप सभी के लिए। क्वेश्चन नंबर 11 सेज कि हु वाज द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? भारत या स्वतंत्र भारत का प्रथम कानून मंत्री कौन था? पंडित मदन मोहन मालवीय, KN काटजू, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर? कौन सा उत्तर सही होगा आपके हिसाब से? जल्दी से गेस कीजिए, मैं आपको उत्तर बताता हूं इसका। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वाज द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। ऑलराइट, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद डॉक्टर BR अम्बेडकर जो है आपके पहले कानून मंत्री थे। मैंने गलती से शायद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम ले दिया, माफ कीजिएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑलराइट, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। द आइडिया ऑफ प्रीएम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन बोरोड फ्रॉम व्हिच कंट्री? भारतीय संविधान में जो प्रस्तावना है उसको अंग्रेजी में प्रीएम्बल कहते हैं, वो कहां से, किस देश के संविधान से लिया गया है? जापान, USA, UK या फिर ऑस्ट्रेलिया? कहां से लिया गया है? तो इसका सही उत्तर है आपका यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अच्छा, मुझे ये लिख के बताइए कमेंट बॉक्स में कि इमरजेंसी प्रोविजन जो है, इमरजेंसी प्रोविजन हमारे संविधान में कहां से लिया गया है? कृपया हमें लिख करके बताइए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज गॉट द पावर टू अल्टर द नेम ऑफ एनी स्टेट बाय लॉ? यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा। इसमें मैंने 5 ऑप्शन दिए हैं जानबूझ के कि कौन सा उत्तर सही होगा। कि भारतीय संविधान किसको पावर देता है कि वो किसी भी स्टेट का नाम चेंज कर सके? बताइए आप, इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन C, दैट इज पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो किसी भी स्टेट का नाम चेंज कर सकती है, उसी के साथ साथ उसकी बाउंड्री भी चेंज कर सकती है, और नहीं तो उसको काट के 2 स्टेट बना सकती है, 3 स्टेट बना सकती है, उसके डिवीजन कर सकती है। पार्लियामेंट के पास पावर है। ऑलराइट, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे बिहार से झारखंड अलग हो गया, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया मध्य प्रदेश से, तो ये सारी चीजें जो है पावर जो है वो पार्लियामेंट के पास में है। क्वेश्चन नंबर 14 ये कह रहा है कि द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑल्सो कॉल्ड द गार्डियन ऑफ पब्लिक पर्स इज अपॉइंटेड बाय? कंट्रोलर जिसको कि क्या कहते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है? प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, फाइनेंस मिनिस्टर और पार्लियामेंट? सही उत्तर क्या होगा आप बताइए जल्दी से। इसका सही उत्तर होगा आपका द प्रेसिडेंट। भारत का राष्ट्रपति क्या को अपॉइंट करता है और उन किसकी सहमति से? तो प्राइम मिनिस्टर की सहमति से अपॉइंट करता है उसको। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे कि द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ इंडियन स्टेट वाज? भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? इसके ऑप्शंस हैं पद्मजा नायडू, सरोजनी नायडू, विजयलक्ष्मी पंडित और शारदा मुखर्जी। इसका सही उत्तर क्या होगा जल्दी से बताइए। इसका सही उत्तर होगा आपका सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू इज द राइट आंसर। Who was the first woman governor of Indian state? That was उत्तर प्रदेश, और 1947 से 1949 के बीच में ये रही थी यूपी की गवर्नर। ऑलराइट, इनकी बेटी पद्मजा नायडू जो कि हिंदुस्तान में कोई महिला है जिन्हें सबसे लंबे समय तक गवर्नर रहने का अवसर मिला है, वो वेस्ट बंगाल की 11 साल तक गवर्नर के पद पर रही थी, पद्मजा नायडू, जो कि सरोजनी नायडू की बेटी थी। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL which become popular in India nowadays was originated from which country? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का प्रावधान हमने कौन से देश से शुरू करके लाया है और वो शुरू कहां पे हुआ था? ये क्वेश्चन है कि वो शुरू कहां पे हुआ था। तो इसका ऑप्शन है USA, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या फिर UK। इसका सही उत्तर क्या होगा जल्दी से बताइए। तो इसका सही उत्तर होगा आपका USA। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में
इसका कॉन्सेप्ट पहली बार आया था पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का 1980 में, और वहीं से फिर भारत में भी आया। और पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन एक बहुत अच्छा प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति समूह अगर उनको किसी चीज से प्रॉब्लम हो तो वो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन डाल सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में, और फिर उनपे केस भी लड़ा जाएगा और जो भी चीजें होंगी उनको न्याय मिलेगा। तो ये बहुत अच्छा प्रावधान है इनफैक्ट। अगला क्वेश्चन है द फर्स्ट लेडी ऑफ इंडिया हु बिकेम द चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट। भारत में पहली महिला कौन सी थी जिन्हें पहली बार मुख्यमंत्री बनाया गया किसी स्टेट में? नंदिनी त्रिपाठी, शीला दीक्षित, सुचिता कृपलानी या फिर जे जयललिता? इसका सही उत्तर क्या होगा जल्दी से बताइए। तो इसका सही उत्तर होगा श्रीमती सुचिता कृपलानी, जिन्हें जो पहली महिला थी जिन्हें यूपी का चीफ मिनिस्टर बनाया गया था। इनफैक्ट शी वाज द फर्स्ट लेडी टू बिकम चीफ मिनिस्टर ऑफ एनी स्टेट इन द कंट्री, सुचिता कृपलानी। क्वेश्चन नंबर 18 says कि द हाई कोर्ट बेंच ऑफ केरला इज लोकेटेड इन तिरुअनंतपुरम, कोची, कोलम और कोझिकोड। हाई कोर्ट बेंच, केरला का हाई कोर्ट बेंच कहां पर स्थित है? इसका सही उत्तर बताइए जल्दी से। इसका सही उत्तर होगा कोची। और जो इसका हाई कोर्ट बेंच है कोची, वो केरला तो है ही है, साथ में जो केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है उसका भी है, उसकी भी सुनवाई यहीं पर होती है कोची हाई कोर्ट में, जो कि केरला में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। द नेशनल लॉ डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट? राष्ट्रीय कानून दिवस कब मनाया जाता है? 29 जनवरी, 26 दिसंबर, 26 नवंबर या फिर 10 जनवरी? इसका सही उत्तर क्या होगा जल्दी से हमें बताइए। इसका सही उत्तर होगा 26 नवंबर। अच्छा, भारतीय कानून दिवस और भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन डे ये दोनों एक ही चीजें हैं। इनफैक्ट कानून दिवस भी उसी उपलक्ष्य में मनाया जाता है क्योंकि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान जो है वो एडॉप्ट किया गया था, ठीक है ना, तो इसलिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ बढ़ते हैं कि हु इज प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? अभी वर्तमान में भारत का मुख्य न्यायाधीश कौन है? जस्टिस अल्तमस कबीर, जस्टिस पी सदाशिवम, जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस बीएस बोबडे? इसका सही उत्तर क्या होगा जल्दी से गेस कीजिए, हम आपको इसका उत्तर बताते हैं। इसका सही उत्तर होगा जस्टिस बीएस बोबडे, जो कि 47th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है और इसके पहले रंजन गोगोई थे। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कमेंट बॉक्स में ये लिख के बताइए कि हु वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है कि हु वाज द फर्स्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? अटॉर्नी जनरल जो कि लीगल एडवाइजर होता है प्रेसिडेंट का, तो भारत में पहले अटॉर्नी जनरल कौन थे? इसके ऑप्शन है नगेंद्र सिंह, एमसी सेटलवाड़, एलएन सिन्हा या फिर हीरालाल कान्या? इसका सही उत्तर क्या होगा जल्दी से बताइए। इसका सही उत्तर होगा एमसी सेटलवाड़। एमसी सेटलवाड़ वाज द फर्स्ट अटॉर्नी जनरल हु इज द लीगल एडवाइजर ऑफ प्रेसिडेंट, और जिसको प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है। तो ही वाज एमसी सेटलवाड़, जो कि ऑप्शन नंबर बी है, द फर्स्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। हाँ, यहां पर यह भी लिख के बता दीजिए हमें कि अभी वर्तमान में अटॉर्नी जनरल कौन है, बिना गूगल किए बताएं। क्वेश्चन नंबर 22 यह कह रहा है कि द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज एडमिनिस्टर्ड ओथ ऑफ हिज ऑफिस बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? इसका सही उत्तर क्या होगा जल्दी से गेस कीजिए। इसका सही उत्तर होगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। क्वेश्चन नंबर 23 हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा? भारत के लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? एम ए अयंगर, सरदार हुकुम सिंह, जी मावलंकर, बलराम भगत? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, दैट इज गणेश वासुदेव मावलंकर। ही वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा, जिन्हें दादा साहब के नाम से भी जानते थे। ऑलराइट, ये भी जान लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 24 ये कह रहा है कि द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर मेंशन्ड इन विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? डायरेक्टिव प्रिंसिपल डीआरपीसी
डीआरएसपी, सॉरी डीपीएसपी, ये कौन से पार्ट में हैं हमारे भारतीय संविधान के? 1, 2, 3 और 4 कौन से पार्ट में है? जल्दी से गेस कीजिए आंसर। इसका सही उत्तर है आपका पार्ट 4। पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को दर्शाता है, जो कि आर्टिकल 36 से लेकर के 51 के बीच में इंगित है या निहित है। क्वेश्चन नंबर 25 सेज द ओल्डेस्ट हाई कोर्ट ऑफ इंडिया इज, भारत का सबसे पुराना हाई कोर्ट कौन सा है? बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास और इलाहाबाद। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज कैलकाटा। कैलकाटा इज द राइट आंसर। और कैलकाटा हाई कोर्ट को 1861 में बनाया गया था, 1861 में। क्वेश्चन नंबर 26 सेज कि हु वाज द चेयरमैन ऑफ फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ध्यान दीजिएगा, फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी के अध्यक्ष किसको बनाया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी आर अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जेबी कृपलानी। बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है ये और बहुत लोग गलतियां कर बैठते हैं, तो इसका सही उत्तर होगा आपके लिए जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी को फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी का चेयरमैन चुना गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। ऑलराइट, तो ये आपका सही उत्तर है क्वेश्चन नंबर 26 का, जेबी कृपलानी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चलते हैं। ये भी बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन नजर आ रहा है। यस, एज पर 91st अमेंडमेंट द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर इन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल नॉट एक्सीड व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द हाउस ऑफ पीपल, मतलब लोकसभा। मतलब ये है कि 91वें 91st अमेंडमेंट संशोधन के अनुसार टोटल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की संख्या कितनी परसेंटेज होती है या हो सकती है टोटल नंबर ऑफ लोकसभा के मेंबर्स के? 10%, 12%, 15%, 18%। इसका सही उत्तर क्या होगा? जल्दी से बताइए। अगर क्वेश्चन नहीं समझा है तो हम बता देते हैं आपको फिर से। जैसे मान लीजिए क्या है, लोकसभा के मेंबर्स की टोटल संख्या है 552, तो 552 में टोटल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर संख्या कितनी होगी, उसका कितना परसेंट होगा? मतलब 552 का कितना परसेंट होगा जो टोटल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर? ठीक है ना, आप समझ में आ गया होगा। तो इसके ऑप्शन है 10%, 12%, 15% और 8%। तो इसका सही उत्तर होगा आपका 15%। और ये 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में लाया गया था, जो 2003 में हुआ था। तब भारत के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था काफी ज्यादा और कंफ्यूजिंग भी, इसे जरूर नोट कर लीजिएगा, आपको बहुत ज्यादा ये काम आने वाला है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। बलवंत राय मेहता कमेटी इज रिलेटेड टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? पंचायती राज, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज और एजुकेशन पॉलिसी। बलवंत राय मेहता कमेटी इनमें से किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर है क्या आपके अनुसार? जो भी है, लेकिन इसका सही उत्तर है पंचायती राज। पंचायती राज, ऑप्शन ए इज 100% करेक्ट इन दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 सेज कि पब्लिक हेल्थ इज एन आइटम इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट? कौन सा लिस्ट में पब्लिक हेल्थ आता है? मतलब कि मानव स्वास्थ्य कह सकते हैं, या लोगों का स्वास्थ्य, लोक स्वास्थ्य भी कह सकते हैं। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट या फिर नन ऑफ दीज? कौन सा लिस्ट में इसे दर्शाया गया है पब्लिक हेल्थ को? क्वेश्चन नंबर 29, तो इसे दर्शाया गया है आपके स्टेट लिस्ट में। स्टेट लिस्ट में आपके हॉस्पिटल्स भी आते हैं, स्टेट लिस्ट में आपकी पुलिस भी आती है, स्टेट लिस्ट में आपका हेल्थ भी आता है। ऑलराइट, तो इसे जरूर ध्यान रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 30, इट सेज कि रेस्पेक्ट फॉर आवर नेशनल फ्लैग इज आवर मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी व्हिच कम्स अंडर द फॉलोइंग? जैसे जो हमारा भारतीय ध्वज है, तिरंगा, उसका सम्मान करना हमारी जिम्मेवारी बनती है। वो इनमें से किसके अंतर्गत आता है? फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल या फिर नन ऑफ दिस? ये बताइए आप, जल्दी से गेस कीजिए, मैं आपको उत्तर बताता हूं। इसका सही उत्तर है फंडामेंटल ड्यूटी। फंडामेंटल ड्यूटीज टोटल 11 है और उसी के अंतर्गत जो राष्ट्र ध्वज है उसका रेस्पेक्ट करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
क्वेश्चन नंबर 31 इज कि इलेक्शन पिटीशन आर हर्ड बाय द फॉलोइंग। इलेक्शन पिटीशन किसके द्वारा हियर किए जाते हैं? इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स, इलेक्शन कमीशन, स्पेशल कोर्ट्स और हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट्स। इसका सही उत्तर क्या होगा? इलेक्शन पिटीशन किसके द्वारा हियर किए जाते हैं? इसका सही उत्तर होगा हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट्स। बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट इन इंडिया कंसिस्ट ऑफ नॉट मोर देन डैश मेंबर्स एंड नॉट लेस देन डैश मेंबर्स। 550, 50, 560, 450 मैक्सिमम नंबर, 75 मिनिमम नंबर, 450 मैक्सिमम नंबर, 60 मिनिमम नंबर। मतलब यह है कि जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है उसकी मैक्सिमम संख्या कितनी हो सकती है और मिनिमम संख्या कितनी हो सकती है किसी भी स्टेट की, ये पूछा गया है, राइट। तो इसका सही उत्तर आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर गेस कीजिए जल्दी से, मैं बताता हूं आपको। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, दैट इज किसी भी स्टेट का लेजिस्लेटिव असेंबली की मैक्सिमम संख्या 500 हो सकती है और कम से कम 60 हो सकती है, ये लिखा हुआ है। और अभी जो भारत का स्टेट है उसमें उत्तर प्रदेश के पास सबसे ज्यादा लेजिस्लेटिव असेंबली की सीटें हैं जो आपकी उत्तर प्रदेश में हैं इनफैक्ट। ऑलराइट, 400 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, शायद 400 है या 409 है। आगे बढ़ते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अ फिल्म इज प्रोटेक्टेड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स। एक जो फिल्म होती है, सिनेमा जो होती है, वो किसके अंतर्गत उसका प्रोडक्शन होता है? ट्रेडमार्क्स, पेटेंट, कॉपीराइट एक्ट या फिर सिनेमेटोग्राफ। इसका सही उत्तर क्या होगा? जल्दी से गेस कीजिए, मैं आपको इसका उत्तर बताता हूं। इसका सही उत्तर है कॉपीराइट एक्ट। कॉपीराइट एक्ट 1957, जिसके तहत हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की रक्षा की जाती है, जैसे कि कुछ भी हमने लिखा हुआ, लिटरेरी वर्क्स हो गया, ड्रामा हो गया, म्यूजिक हो गया, नॉवेल्स हो गया, मूवीज हो गए, सॉन्ग्स हो गए, ये सारी चीजों को, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हो गया, ये सारी चीजों की रक्षा की जाती है कॉपीराइट एक्ट के तहत, जो कि 1957 में आया था। 1957 कॉपीराइट एक्ट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 कि कोठारी कमीशन इज रिलेटेड टू स्पोर्ट्स, कल्चर, एजुकेशन एंड बैकवर्ड क्लासेस। कोठारी कमीशन किसके अंतर्गत आता है या किससे संबंधित है? तो ये है संबंधित आपके एजुकेशन से संबंधित, ठीक है ना, शिक्षा से संबंधित है कोठारी कमीशन। ऑलराइट, और ये लाया गया था आपके 1964 में, 1964 में कोठारी कमीशन आया था यूजीसी के चेयरमैन दौलत सिंह कोठारी के द्वारा, राइट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी याद रख लीजिएगा। दौलत सिंह कोठारी वाज द यूजीसी चेयरमैन, जिन्होंने 1964 में एजुकेशन को सुधारने के लिए, अच्छा करने के लिए लेकर आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि हु सेड दैट डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। एरिस्टोटल, प्लेटो, अब्राहम लिंकन और जॉन एफ कैनेडी। इसने ऐसा किसने कहा था कि जनतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन है? इसका सही उत्तर है अब्राहम लिंकन, जो कि अमेरिका के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। एंड सच अ ग्रेट पर्सनालिटी ही वाज, अब्राहम लिंकन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। When an offer is accepted by another party, it becomes। जब किसी ऑफर को दूसरे पार्टी के द्वारा प्रॉपरली एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो यह क्या बन जाता है? प्रपोजल, कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट या फिर प्रॉमिस। तो ये बन जाता है आपका एग्रीमेंट। ये थोड़ा सा लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि लॉ एंड सेंस आर नॉट द सेम थिंग। ऐसा किसने कहा था? कानून और सेंस दोनों एक चीज नहीं है, ऐसा किसने कहा था? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना या जस्टिस दीपक मिश्रा। इसका सही उत्तर है जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने ऐसा कहा था कि लॉ एंड सेंस आर नॉट द सेम थिंग, एक ही चीज नहीं है दोनों। क्वेश्चन नंबर 38 ये कह रहा है कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन। यूएनओ कब स्थापित हुआ था? 25 अक्टूबर 1945, 24 अक्टूबर 1945, 10 दिसंबर 1945 या फिर 2 अक्टूबर
1946। ये कब स्थापित हुआ था यही आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर है 24 अक्टूबर 1945, जो कि यूएनओ डे भी मनाया जाता है हर साल। और आपको थोड़ी सी कहानी की तरफ लेके चलता हूं, पीछे इसका इतिहास क्या रहा है। देखिए, जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ 1914 से लेकर के 1918 तक, तो उस समय लीग ऑफ नेशंस बनाया गया कि आगे युद्ध ना हो, ऐसा कोई इस तरह की एक्टिविटी ना हो पूरे वर्ल्ड में, तो लीग ऑफ नेशंस बनाया गया। लेकिन लीग ऑफ नेशंस उतना अच्छे से वर्क नहीं कर पाया और फिर 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ गया, जो कि जर्मनी के द्वारा स्टार्ट किया गया था। 1939 से 1945 तक चला सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तब फिर से पूरे विश्व में शांति स्थापित करने के लिए एक और ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई, जिसका नाम रखा गया यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। और फिर उसके बाद चीजें ठीक ठाक चल रही है, क्योंकि इस पे लगातार काम होते रहे बहुत ही अच्छे तरीके से पूरे विश्व में शांति स्थापित करने के लिए, मानव रक्षा के लिए। तो 24 अक्टूबर 1945 को यह ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया, जिसका नाम था यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ। क्वेश्चन नंबर 39 से कि वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक? एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहां पर है? ढाका, वियना, मनीला और जकार्ता। इसका सही उत्तर क्या होगा, बताइए जल्दी से। इसका सही उत्तर होगा मनीला, जो कि फिलीपींस की राजधानी है और एशियन डेवलपमेंट बैंक का यही मुख्यालय भी है। कृपया हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए कि हु इज द प्रेजेंट चेयरमैन या प्रेसिडेंट ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक। काइंडली राइट विदाउट यूजिंग गूगल। क्वेश्चन नंबर 40 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हु इज द प्रेजेंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएनए? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का प्रेजेंट सेक्रेटरी जनरल कौन है? क्रिस्टियन लगार्डे, एंटोनियो ग्यूटेरस, रोनी अब्राहम और जिम डोनाल्ड। सेक्रेटरी जनरल कौन है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का? तो इसका सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो ग्यूटेरस, जो कि पोर्चुगल के रहने वाले हैं और उन्होंने बां की मून के बाद पद ग्रहण किया है। इससे पहले बां की मून लगभग 10 वर्षों तक सेक्रेटरी जनरल रह चुके हैं यूएनओ के, जो कि साउथ कोरिया के रहने वाले थे बां की मून। लेकिन अभी एंटोनियो ग्यूटेरस है, पोर्चुगल के। क्वेश्चन नंबर 41 सेज कि वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मुख्यालय कहां है? रोम है, हेग है, नॉर्वे है या फिर जेनेवा है? इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा द हेग, जो कि नीदरलैंड्स में है और यही है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मुख्यालय। इंपॉर्टेंट है काफी ज्यादा, कई सारे एग्जामिनेशन में पूछा गया है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। हाउ मेनी नेशंस आर करेंटली मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन? यूएनओ के करेंटली मेंबर्स कितने हैं? सदस्यों की संख्या क्या है? 190, 191, 192 या 193? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा आपका 193। 193 सदस्य हैं टोटल यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के अभी। और इसका जो सबसे नया मेंबर है वो है साउथ सुडान। साउथ सुडान इज द बिल्कुल लेटेस्ट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, द हेडक्वार्टर्स ऑफ यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय कहां पर है? पेरिस, ब्रुसेल्स, रोम या न्यूयॉर्क? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा आपका ब्रुसेल्स, ऑप्शन नंबर बी, जो कि बेल्जियम में है। और वर्तमान में अभी 27 सदस्य हैं यूरोपियन यूनियन के, जो कि पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है, 27 देशों का समूह है। और इससे यूनाइटेड किंगडम ने, ब्रिटेन ने अपने आप को अलग कर लिया है, जिसको ब्रेक्सिट के नाम से जानते थे। ब्रेक्सिट, BREXIT, ब्रेक्सिट, जो 2016 में रेफरेंडम हुआ था यूके में, उसके तहत। तो यूके ने अपने आप को विड्रॉ कर लिया है और अभी फिलहाल 27 मेंबर हैं यूरोपियन यूनियन में, जो कि एक पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है यूरोप में। यूरोप बहुत ही शांति प्रिय ये है, महादेश है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ G4 नेशंस? G4 नेशंस क्या है? सबसे पहले यही समझ लीजिए। देखिए, आपको पता है कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के 5 परमानेंट मेंबर हैं, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। लेकिन अभी कुछ और देश इस कतार में लगे हुए हैं कि उनको भी परमानेंट मेंबरशिप चाहिए यूएनओ का, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का। तो ऐसे 4 देश हैं जो मुख्यतः हमेशा इस कतार में लगे रहते हैं, तो उनको G4 नेशंस के नाम से जाना जाता है। तो वही है कि इनमें से कौन सा देश G4 नेशन का समूह में नहीं आता है? यूएसए, इंडिया, जापान या जर्मनी? इसका सही उत्तर क्या है बताइए। इसका सही उत्तर है
यूएसए। तो इंडिया भी G4 नेशन में आता है, जापान भी आता है, जर्मनी भी आता है, और एक और देश है जिसका नाम है ब्राजील। ब्राजील भी G4 नेशंस में आता है। ऑलराइट, ब्राजील, ठीक है ना, जो आपको साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में स्थित है। तो ये आपका G4 नेशन के बारे में जानकारी था और इंपॉर्टेंट है, ये भी जरूर इसे नोट कीजिए। अगला क्वेश्चन है कि इंडिया बिकेम अ मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन इन विच ईयर? भारत यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का कौन से ईयर में मेंबर बन गया? 1947, 45, 46 या फिर 50? तो इसका सही उत्तर है 1945। 1945 मतलब भारत स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले ही इसका मेंबर बन गया था। इनफैक्ट इट वाज द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ दोज 50 कंट्रीज। 50 देशों का समूह में भारत भी शामिल था, तब ब्रिटिश के अधीन था, बट इट वाज, और इसके साइन तभी यूनाइटेड नेशन के चार्टर पे हुए थे 1945 में ही, जून का महीना था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग देन। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46 में। द सेक्रेटरिएट ऑफ सार्क, सार्क का मुख्यालय कहां पे है? बेसिकली साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, कोलंबो, इस्लामाबाद, न्यू दिल्ली या फिर काठमांडू। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा काठमांडू, जो कि नेपाल की राजधानी है। यही सार्क का मुख्यालय भी है, सेक्रेटेरिएट भी है, सचिवालय भी है। अगला क्वेश्चन है, द प्रेजेंट यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस बिलोंग्स टू व्हिच कंट्री? वर्तमान में जो संयुक्त राष्ट्र संघ के अध्यक्ष हैं, सेक्रेटरी जनरल हैं, वो किस देश से बिलोंग करते हैं? जर्मनी, पोलैंड, पोर्चुगल या फिर साउथ कोरिया? इसका सही उत्तर है पोर्चुगल। पुर्तगाल के रहने वाले हैं एंटोनियो गुटेरेस, जहां के रोनाल्डो जो फुटबॉलर हैं, बहुत ही फेमस, बहुत ज्यादा फैन फॉलोइंग है उनके, रोनाल्डो, वो भी पोर्चुगल के ही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। व्हाट इज द बर्थ प्लेस ऑफ महावीरा? महावीर का बर्थ प्लेस कहां पे है? पाटलिपुत्र, वैशाली, कपिलवस्तु या फिर सारनाथ? इसका सही उत्तर है आपका वैशाली, जो कि अभी बिहार में पड़ता है। वहीं पे भगवान महावीर का जन्म हुआ था, जो कि जैन धर्म के प्रवर्तक और 24वें तीर्थंकर कहे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। अशोका द ग्रेट बिलोंग टू व्हिच डायनेस्टी? सम्राट अशोक कौन से डायनेस्टी से बिलोंग करते थे? गुप्ता, मौर्य, नंदा या फिर कुशाना? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा आपका मौर्य डायनेस्टी, ऑप्शन बी। और अशोका ने मौर्य डायनेस्टी पर 268 बीसी से लेकर के 232 बीसी तक राज किया था। 261 में उन्होंने कलिंगा वॉर फॉट किया था, जिसके बाद खून की नदियां बहने से उनका मन इतना द्रवित हो उठा कि उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया, और इतना ही नहीं, अपने पुत्र महेंद्र और बेटी संघमित्रा को श्रीलंका भेजा बौद्ध धर्म के प्रचार करने के लिए। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 58। द लास्ट बट नॉट द लिस्ट, इट इज हु इज प्रेजेंट सीईओ ऑफ गूगल? सुंदर पिचाई, सत्या नडेला, मार्क जकरबर्ग या जॉन स्मिथ? कौन सा इसका उत्तर सही है, जल्दी से बताइए। तो इसका सही उत्तर है सुंदर पिचई। सुंदर पिचई इज द प्रेजेंट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ गूगल, जो कि आईआईटी खड़गपुर से पढ़ के निकले हैं। ऑलराइट, तो ये रहा आपका 50 क्वेश्चंस का सेट, जो कि एमसीक्यूज के फॉर्म में था, और आपने जरूर टेस्ट लिया होगा, एंजॉय किया होगा। अगर पसंद आया तो जरूर लाइक कीजिए, मैक्सिमम लोगों तक शेयर करना ही करना है। और भी बताइए मुझे कैसे सेट्स चाहिए, किस टॉपिक पे चाहिए, मैं जरूर ऐसे टेस्ट ला करके दूंगा, टेस्ट सीरीज दूंगा, जिसको पढ़कर सुनकर देखकर आप जरूर लाभान्वित होंगे। एक बार फिर से कहता हूं, इसको मैक्सिमम लोगों तक शेयर कीजिएगा, और अगर इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कांट मिस any video in future. Thank you for watching and all the best. Good luck as always. Namaskar once again, young ladies and gentlemen.